गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. In this topic we have to study about microorganisms, how they work, how they are useful to us, how they harmful to us, and all these things we are studying in this chapter. So firstly, what is microorganisms? तो सबसे पहले हम उसकी डिफाइन पढ़ेंगे. उसकी डिफाइन क्या है? देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो मतलब बहुत तरह की जो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे चारों ओर. देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आई. मतलब हमारे आसपास जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब बिना कोई लेंस या बिना किसी हाई पावर के लेंस के हम उन्हें नहीं देख सकते, वो ऑर्गेनिजम्स उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम के घर में ब्रेड रखी होती है, वो काफ़ी दिन से बाहर रखी होती है और वो थोड़ी सी मॉइस्ट होती है, तो उसमें क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है. मतलब जो ग्रेश ग्रेश स्पॉट हो जाते हैं ब्रेड्स पे. जैसे ये आपकी एक ब्रेड की स्लाइस है, तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं ग्रे स्पॉट बन जाते हैं. ये जो ग्रे स्पॉट होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे फंजाई होते हैं, जिसे हम ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं. ठीक है, हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसका प्योर स्ट्रक्चर हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, पर हम नॉर्मली एक ग्रे स्पॉट देख के ये मतलब समझ पाते हैं कि हाँ, ये जो ब्रेड है ये खराब हो चुकी है, इस पे फंजाई या फिर किसी बैक्टीरिया का अटैक हो चुका है, तो ये ब्रेड मोल्ड इस ब्रेड के ऊपर आ जाता है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जनरली 5 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है. जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे, प्रोटोजोआ और वायरसेस. इन सारे पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है. अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इनसे रिलेटेड जो डिसीजेस हैं, कि फंगल डिसीजेस कौन सी होती है, बैक्टीरियल डिसीजेस, वायरल डिसीज, इन सब डिसीज के बारे में मतलब उनके नाम जानने जा रहे हैं. तो फर्स्ट है हमारा बैक्टीरियल डिसीज. बैक्टीरियल डिसीज हमारी कौन सी होती है? टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस. और हमारी वायरल डिसीज कौन सी होती है? कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये हमारी वायरल डिसीज होती है. और प्रोटोजोन डिसीज कौन सी होती है? डायसेंट्री, मलेरिया, ये हमारी प्रोटोजोन डिसीज होती है. और हमारी फंगल डिसीज कौन सी होती है? मतलब फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, कोई भी एक जहाँ पे मॉइस्ट एरिया होता है ना हमारी बॉडी का, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है. और वो कैसा अपीयर होता है? बर्न मार्क्स की तरह अपीयर होता है. जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि जो आपके बिटवीन योर टोज कभी कभी ऐसे जलन, इरिटेशन सी महसूस होने लग जाती है आपको, तो वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से वो इरिटेशन कॉज होती है. हम अपना अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं. अब ये पता होना चाहिए ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, उनको मतलब क्या क्या हैबिटेट चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए. तो अब देखते हैं कि उनको क्या क्या हैबिटेट और क्या क्या एनवायरनमेंट चाहिए होता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया, क्योंकि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं. और सम एल्गे एंड प्रोटोजोन्स, कुछ एल्गे और कुछ प्रोटोजोन्स भी हैं जो कि सिंगल सेल होते हैं. ठीक है, अब और मल्टी सेल और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी जो मल्टी सेलुलर है. मल्टी सेलुलर में भी कुछ एल्गे आते हैं, कुछ हमारे फंजाई आते हैं, ये सारे मल्टी सेलुलर्स में भी आते हैं. ठीक है, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि वो सर्वाइव कैसे इन्वायरमेंट में कर सकते हैं. दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे कि आइसबर्ग्स में, वहाँ पे कितना कोल्ड इन्वायरमेंट होता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, पर फिर भी वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ पे ग्रो भी करते हैं. और एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस में भी, जैसे हॉट स्प्रिंग्स हो गए हमारे और हॉट वाटर लेक्स हो गए हमारे बहुत सारे, वहाँ पे भी वो सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, और डेजर्ट्स में भी सर्वाइव करते हैं. डेजर्ट्स में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है दिन में, वो वहाँ पे भी सर्वाइव कर लेते हैं. और वो मार्शी एरियाज में, मतलब जो हमारे वेट एरियाज होते हैं, वहाँ पे भी वो सर्वाइव कर सकते हैं. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है. तो देखते हैं.
माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में हेल्प करते हैं? ब्रेड को बनाने में हेल्प करते हैं। हम ब्रेड को बनाने में किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं? वो हमारा ईस्ट। ईस्ट को हम ब्रेड को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी आती है कर्ड की। कर्ड को बनाने के लिए हम लैक्टोबैसिलस का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जब भी आपके घर में आपकी मम्मा कर्ड बनाने के लिए दूध में थोड़ा सा स्टार्टर डालती है, मतलब स्टार्टर हम किसे कहते हैं? जो थोड़ा सा दही या फिर कुछ लस्सी डालती है उसे हम स्टार्टर कहते हैं। तो उसमें क्या होता है? हमारे लैक्टोबैसिलस माइक्रोब्स होते हैं जो कि गर्म दूध में एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और वो ऐसे ऐसे पूरे कर्ड को सेट कर देते हैं। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल की प्रोडक्शन में क्या यूज़ होता है। अल्कोहल की प्रोडक्शन में भी हम ईस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ईस्ट तो जो है वो मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ों में यूज़ होता है। अब वाइन और विनेगर को भी बनाने में हम ईस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे अल्कोहल बनाते हैं सेम उसी प्रोसेस से वाइन बनाई जाती है, पर इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं बनाने के, और यूज़ एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किया जाता है जो कि हमारा ईस्ट है। टू मेक एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स को बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जैसे जो हमारी पेनिसिलियम है वो एक पेनिसिलियम जो हमारी एंटीबायोटिक है वो किससे एक्सट्रैक्ट की गई? पेनिसिलियम से एक्सट्रैक्ट करके उसे बनाया गया। ठीक है, अब है वैक्सीन बनाने में। बहुत सारी वैक्सीन बनाने में भी यूज़ किया जाता है, बैक्टीरियाज को, फंजाइज को, बहुत सारी वैक्सीन बनाने में हेल्प किया जाता है। जैसे अभी आपने रिसेंट कोरोना की वैक्सीन के बारे में पढ़ा होगा, कोरोना की वैक्सीन बनाई गई। तो मतलब ऐसे ऐसे टेस्ट चलता रहता है कि किस वैक्सीन मतलब किस एनिमल से, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के लिए वैक्सीन बना सकते हैं। इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेयर में जो हमारी नाइट्रोजन होती है उसको सॉइल के अंदर फिक्स कर देता है वो। इसके लिए हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं वो नॉस्ट्रॉग होता है, एजेटोबैक्टर होता है, एनाबीना होता है। 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं हमारे। क्लीन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे पॉल्यूटेड एरियाज होते हैं वहाँ पे लाइकन्स नहीं होते, पर जो हमारे क्लीन एरिया होते हैं वहाँ पे लाइकन्स होते हैं। अब आपको ये नहीं पता होगा लाइकन्स क्या होते हैं। लाइकन्स जो है वो एक ग्रीनिश कलर की कवरिंग होती है। जो आपने देखा होगा कि अगर कोई पेड़ टूट के गिरा हुआ या फिर काट के हमने उसको डाला हुआ है और अगर उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर की कवरिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइकन्स कहते हैं। जब लाइकन्स जो है वो एक हमारा पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। अगर हमारा एरिया पॉल्यूटेड है तो वहाँ पर लाइकन्स नहीं होंगे, और अगर हमारा एरिया क्लीन है तो वहाँ पर लाइकन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। टू प्रिपेयर मैन्योर, मैन्योर को प्रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैन्योर को प्रिपेयर करने में कैसे हेल्प करते हैं अभी मैं बताती हूँ। देखो, आपने एक टैंक लिया, उसमें आपने कावडंग डाल दिया, ये फुल ऑफ कावडंग है। ठीक है, कावडंग डाल दिया। इसको अगर आप नहीं छेड़ोगे काफी दिनों तक, इसको कवर कर दो ऊपर से। हमने इसको कवर कर दिया ऊपर से। ठीक है, अगर हम इसे स्टिल ऐसे ही रखेंगे, अगर इसे छेड़ेंगे नहीं, तो थोड़े दिन में क्या होगा? ये मैन्योर बन जाएगी। मैन्योर हम किसे कहते हैं? खाद को हम मैन्योर कहते हैं। थोड़े दिन में क्या होगा? ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैन्योर कैसे बनी? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्रो हुए। जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हुए, उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया कि जो काव डंग है उसे मैन्योर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। मतलब शुगर का कन्वर्जन होना अल्कोहल में, उसे हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। अब फर्मेंटेशन जो है डिस्कवर किसने किया था? लुइस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था 1857 में। लुइस पास्चर discover in 1857। लुइस पास्चर ने इसे 1857 में डिस्कवर किया था। सो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? द मेडिसिन विच किल
और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो मेडिसिन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है या फिर बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी पेनिसिलियम, एक एंटीबायोटिक। ठीक है, जो किससे डिस्कवर की गई थी, पेनिसिलिन से डिस्कवर की गई थी। अब हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती है, व्हेन डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जो हमारे डिसीज कॉजिंग माइक्रोब होते हैं वो एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी में, तो जो हमारी बॉडी एक मेडिसिन प्रोड्यूस करती है। आपको पता है हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एक हमारे सोल्जर्स की तरह वर्क करते हैं, तो वो उस जो हमारे वायरस या फिर कुछ भी कुछ भी एक बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी एंटर कर जाता है हमारी बॉडी में, तो उसके लिए क्या प्रिपेयर करती है, एंटीबॉडीज प्रिपेयर करती है। और वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया है उससे हमारे लड़ने में हेल्प करती हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज थी, ये किसने डिस्कवर की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के लिए वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, और जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वो डिस्कवर की थी एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज। अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल कैसे, हम ये पढ़ने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज पैथोजन, जो माइक्रोब्स डिसीज कॉज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। अब डिसीज कॉज कर रहे हैं तो डिसीज भी दो तरह की होती है, कम्युनिकेबल एक नॉन कम्युनिकेबल। तो डिसीज कॉज करें तो कम्युनिकेबल वाले भी होते होंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में। कम्युनिकेबल डिसीज, these disease are spread by physical contact, ये फिजिकल कांटेक्ट से फैलती है, जैसे हैंडशेक से, हगिंग से, इन सब चीज़ों से फैलती है। और फूड से, अगर आपने किसी का झूठा फूड खा लिया तो फैल जाएगी। ठीक है, वाटर से, किसी का पानी पी लिया तो, एयर से, और एयर से ही फैलती है। जैसे जो हमारा कोल्ड है वो एक कम्युनिकेबल डिसीज है ना, और वो किससे फैलता है, एयर से ही फैलता है, फिजिकल कांटेक्ट से ही फैलता है। अगर आपने एयर में ऐसे ही स्नीज कर दिया तो वो जो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपकी नोज से बाहर निकले, और अगर किसी ने इनहेल कर लिया तो क्या हो गया, उसको इफेक्ट कर गए वो। ठीक है, अब कुछ इंसेक्ट्स और कुछ एनिमल्स हैं जो कि हमारे कैरियर की तरह हेल्प करते हैं। कैरियर कौन होते हैं, हु आर कैरियर्स, कौन होते हैं कैरियर्स, ये हमारे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। कॉजिंग माइक्रोब्स भी कहते हैं हम, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं ये हमारे। ठीक है, ये हमारे डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं और ये ह्यूमंस हैं। ठीक है, ये ह्यूमंस है। तो इनसे इन तक जाने में किसी कैरियर की हेल्प पड़ेगी ना, बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक तो होगा ना इसको इससे कनेक्ट करने वाला। तो जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को ह्यूमंस तक पहुंचाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कैरियर्स। ठीक है, अब इसे हम दूसरी लैंग्वेज में समझते हैं। आपने क्या किया, आपकी मम्मा को सामान चाहिए कुछ, ठीक है, आपकी मम्मा आपको कहती है कि जाओ जाके ब्रेड लेके आओ। ठीक है, मम्मा ने आपको पैसे दिए और जो आप शॉप पे गए, शॉपकीपर ने आपको ब्रेड दी, तो मम्मा तक ब्रेड किसने पहुंचाई, आपने किस चीज का काम किया, एक कैरियर का काम किया मम्मा और शॉपकीपर के बीच में। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। ये कैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं, अब आप देख लो, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, ठीक है, और कुछ वॉर्म्स भी होते हैं हमारे। ठीक है, अब मॉस्किटो जो है ये बहुत सारे डिसीज कॉज करता है। जैसे फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो कौन सी डिसीज कॉज करती है, फीमेल एनाफिलिस करती है मलेरिया। ठीक है, फीमेल एडीज कौन सी करती है, डेंगू। ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिसीज है, इनमें इनका मतलब रेनी सीजन के टाइम पे इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।